नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का है, उसकी जो आपकी दूसरी किताब है, जिसमें आपको दिया हुआ है आपका भाग 2 राजनीति विज्ञान के। कुछ भाग आपको एक पुस्तक में दिए हैं और कुछ भाग आपको दूसरी पुस्तक में दिए हैं। जैसे कि हम अभी तक क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं समकालीन विश्व में राजनीति, है ना, समकालीन विश्व में राजनीति। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने मुख्यतः क्या देखा था, क्योंकि अगर हम समकालीन विश्व में राजनीति देखते हैं तो जब हम विश्व की राजनीति की बात करते हैं तो उसका प्रारंभ ही कहां से होता है, उसका प्रारंभ ही कहां से होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया कि इसका प्रारंभ ही कहां से होता है, विश्व युद्ध से। विश्व युद्ध से। विश्व युद्ध कौन सा, पहला विश्व युद्ध और दूसरा, 2 विश्व युद्ध हुए थे। और इन विश्व युद्धों ने लगभग क्या किया, इन विश्व युद्धों ने भूमिका निभाई कि पूरी दुनिया के जो मुख्यतः बड़े बड़े देश थे या जो थोड़े से संपन्न देश थे, उन्होंने क्या किया, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने आसपास के कुछ देशों को शामिल किया, कुछ क्षेत्रों को शामिल करके अब क्या कर लिया, एक अलग विचारधारा को जन्म दिया। या हम कहें जो विश्व था वो 2 ध्रुव में बट गया था, 2 ध्रुव या 2 ध्रुवी में बट गया था। अभी तक हम कहें ये पूरी पृथ्वी क्या है, पूरी पृथ्वी में लगभग सारे देश समान है, समान रूप से। लेकिन विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, ये जो पूरी पृथ्वी है इस पर एक देश था यूएसए, या हम इसे कहेंगे अमेरिका, और दूसरा देश था यूएसएसआर, है ना, जो वर्तमान में टूट चुका है। और टूटकर इसमें उससे कितने देश बने, 15 देश बने। यानी कि जो यूएसएसआर था या सोवियत संघ जो था, क्या था, सोवियत संघ, है ना। तो ये कब टूट गया, 91 में टूट गया। अब ये जो टूटा, और इससे पहले जब ये बना, इसका निर्माण जो हुआ, और अमेरिका, तो 2 विचारधाराएं थी, एक था पूंजीवाद और एक था क्या, समाजवाद। इन्होंने जन्म लिया। हम यह बात किसकी कर रहे थे, 2 ध्रुवीयता के अंत। तो 2 ध्रुवीयता का अंत, सीधी सी बात, ये जो 2 ध्रुव बने, क्या, एक देश था अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा को कह रहा था कि पूरी दुनिया को क्या अपनाना चाहिए, पूंजीवाद अपनाना चाहिए। यानी कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उस पर जो बाजार होगा, उसका जो बाजार है, किसी भी अर्थव्यवस्था या कोई अर्थव्यवस्था जो है, उस पर पूर्णतः किसका नियंत्रण हो या किसका प्रभाव हो, पूंजीपतियों का। यानी कि बाजार में कौन सी वस्तु किस मूल्य की बिकेगी, ये भी कौन निर्धारित करेगा, बाजार निर्धारित करेगा। और बाजार में कौन होते हैं, पूंजीपति होते हैं। यानी कि लगभग ये सीधी सी बात कह रहा है कि जो बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति हैं, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, बाजार चलना चाहिए। इसी के विपरीत अब क्या हुआ, समाजवादी विचारधारा का जन्म हो गया। और इस विचारधारा का जो मुख्यतः, इस विचारधारा का जो नेतृत्व करने वाला था, वो कौन था, यूएसएसआर। और इस यूएसएसआर में सबसे प्रमुख देश था रूस। सबसे प्रमुख देश कौन था, रूस। और रूस का ही प्रभुत्व चल रहा था, ये कहानी सुनी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो देश थे, ये जो 15 देश थे, ये क्या हो गए, अभी तो उनको बढ़िया लग रहा है कि अरे यार सब सरकार के नियंत्रण में, ना किसी के पास निजी संपत्ति थी, ना कोई निजी उद्योग लगाएगा। लेकिन फिर भी सरकार सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, जो व्यवसाय है, सबको बराबर चीजें मिल रही थी। लेकिन एक समय बाद क्या हुआ कि कोई तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जैसे अगर हम कहें कि एक घर में 4 बच्चे हैं और उनमें से एक बहुत अच्छा पढ़ाकू, एक बन गया इंजीनियर, और एक वही मजदूरी कर रहा है, एक डॉक्टर बन गया, एक सेना में चला गया। अब हम कहें कि चारों चारों का शिक्षा का स्तर अलग है, चारों की जो क्षमता है वो अलग है, उनके विचार अलग हैं, वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में ये बोल दिया जाए कि आप चारों जो भी कर रहे हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चारों वही काम करेंगे जो हम बोलेंगे आपको। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आपके पास कितनी भी अच्छी डिग्री हो, लेकिन आपके घर वाले कह दे कि खेत में आप चारों को हल चलाना ही चलाना है, आपका यही काम है, हमने डिसाइड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका काम, आपके जो व्यापार था, आपका व्यवसाय था, आपका वास्ता, सब पर नियंत्रण किसका हो गया था? इस यूएसएसआर का, सोवियत संघ का। तो सरकार परेशान हो जाएगी, वो बच्चे भी परेशान हो, बोले यार मैं इतना बड़ा इंजीनियर, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, है ना, मुझसे खेत में हल चलवा रहे हैं, मेरी डिग्री का क्या, मेरी पढ़ाई का क्या, मेरी इच्छाओं का क्या, मैं तो बहुत कैपेबल हूँ। मैं इस जो अनपढ़, जो उनका एक भाई होगा या जो भी उनका जो होगा कजन होगा, उसकी वजह से उन सारों की बैंड बज रही है। तो और जो वो होगा, जो व्यक्ति जो अनपढ़ है, वो तो यार ठीक है यार, मेरे तो मजे में कट रही है जिंदगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी समस्या आई, तब धीरे धीरे क्या हुआ, यूएसएसआर टूट गया। और क्या हुआ, जो दो ध्रुव लगभग बन गए थे, समाजवाद और पूंजीवाद, तो समाजवाद धीरे धीरे, समाजवाद का जो ढांचा था वो ढह गया। और ये कंडीशन बनी कब, ये परिस्थिति बनी कब? 1991 में, है ना। 1991 में हम कहें कि ये जो समाजवादी परिस्थिति है, या हम कहें जो यूएसएस संघ है, यूएसएसआर जो संघ है, वो टूट गया। तो ये दो ध्रुवीयता, ये हम देख चुके हैं। सत्ता का समकालीन केंद्र क्या था, ये भी देख चुके हैं। समकालीन दक्षिण एशिया, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, अब दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। चलो, आज क्या देखना है? आज हमें देखना है भाग 2, जिसमें आपको देखना है कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। अभी हम क्या देख रहे थे? समकालीन विश्व में राजनीति। अब देखना है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो यहाँ देखेंगे अध्याय 1, या आपकी जो इकाई 1 है, वो क्या कह रही है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी कि जब कोई देश बनता है, तो उस देश को बनते समय कौन कौन सी चुनौतियां आती है। जैसे हम भारत की बात कर लें, किसकी बात कर लें? भारत की। तो भारत की, आज हम बोल रहे हैं भारत भारत है, लेकिन अगर हम बोले ब्रिटिश टाइम में, जब अंग्रेजों का शासन था, या जब मुगल थे हमारे भारत में, जब मुगलों का शासन था, तब क्या कोई भारत जैसा देश था? भारत नाम जरूर था, लेकिन हमारी कोई सीमा हमें नहीं पता थी। क्या? क्योंकि भारत बहुत बड़े क्षेत्र में था, अफगानिस्तान, ईरान तक क्या जाती थी? भारत की सीमा जाती थी। बांग्लादेश भारत का भाग था, पाकिस्तान भारत का भाग था। तो भारत एक बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला देश था। बहुत, जो हमारी संस्कृति है वो भी बहुत महान है, हमारी जो सभ्यता है वो बहुत प्राचीन है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें। तो यहाँ जब राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आती, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होती हैं जब हम एक देश का निर्माण कर रहे होते हैं, एक देश के विकास में, तो कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों के बारे में हमें देखना है। जैसे अगर हम आज भी देखें, तो भारत जो है, भारत के विकास के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा की हालत आज भी भारत में खराब है, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि हम अपने देश का विकास नहीं कर पा रहे हैं। जो हम देश के विकास के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, जो संसाधन देश को विकसित करने के लिए खर्च करना चाहते हैं, वो हमें कहाँ देने पड़ रहे हैं? गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य, है ना, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें राष्ट्र निर्माण के सामने क्या होती है? चुनौतियां होती हैं, जो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे जब भारत बन रहा था, जैसे भारत तो था, है ना, भारत दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यता है। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो 5,000 वर्षों से भी पुरानी है। विश्व का सबसे महान देश हमारा प्यारा भारत, है ना, हमारा और आपका। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जब 1947 में भारत आजाद हुआ होगा, उस समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? अंग्रेज भारत को लूट चुके थे, है ना, गरीबी बहुत भयंकर थी, अकाल पड़ चुके थे, बेरोजगारी थी, कृषि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, भारत के जो हथकरघे थे, लघु उद्योग थे, वो बर्बाद हो चुके थे। अब भारत के पास तो बहुत सारी समस्याएं थी, एक देश को बनाना भी था, देश का संविधान बनाना था, उसमें व्यवस्था कैसी होगी उसका निर्माण करना था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियां, तो एक राष्ट्र निर्माण के जो चुनौतियां हैं वो यही चुनौतियां हैं, और भी इनके साथ हमें चुनौतियां देखनी है। फिर एक प्रभुत्व दल का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये जो एक दल का प्रभुत्व है, अगर मैं कहूं 1980 से पहले की जो घटना है ना,
क्योंकि 1977 में क्या हो गई थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी पहली बार। ठीक है, तो 1980 की घटना अगर मैं देख लूं तो 1980 से पहले का जो दौर था उसमें क्या था, लगभग जो भारत है, भारत में कांग्रेस पार्टी ही हमेशा से क्या हो रही थी, प्रभुत्व में थी। यहाँ बोल रहे हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि इस समय तक लगभग जो कांग्रेस पार्टी थी वही पूरे देश में शासन संचालन कर रही थी, उसी के विधायक थे, उसी के पार्षद थे, उसी का मुख्यमंत्री थे सारे राज्यों में, उसी का प्रधानमंत्री था। तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े मंत्री पद थे, जितने भी राज्य थे, उनमें जो सरकारें थी वो किसकी थी, लगभग कांग्रेस की थी। तो ये वो दौर था जब एक ही दल का प्रभुत्व था, यानी कि कांग्रेस के सामने कोई भी पार्टी खड़ी हो जाए, चुनाव जीतकर कौन आएगी, कांग्रेस ही आएगी। जैसा अगर हम आज बोले तो आज किसका वर्चस्व है, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि अभी जो मोदी लहर चल रही है, हम कहें तो हम जो देशवासी हैं उनको कितना ज्यादा विश्वास है मोदी कि बीजेपी है, मतलब हमारे धर्म की रक्षा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे काम कर रही है। मोदी गवर्नमेंट जो है या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो शिक्षा, नवाचार, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी कितना ज़्यादा हमारे देश को वैश्विक स्तर पर लेकर जा रहे हैं। दुनिया के जो सारे देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत को उन देशों के बीच एक अलग पहचान मिली है। इसी का परिणाम है कि G20 जैसी बैठक है ना, G20 जैसी बैठक की अध्यक्षता किसको मिली, 2023 में भारत को मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, पता है। G20 यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले जो 20 देश हैं उनका एक समूह है G20। जैसे आपके स्कूल में जो सबसे अच्छे धुरंधर पढ़ाई वाले कोई है ना दोस्त हो, 20 दोस्त मिल गए कि जो मतलब फैमिली से भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, नंबर भी अच्छे लाते हैं, स्कूल में उनकी पहचान भी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का क्या चलता है, प्रभुत्व है आपके क्लास में, आपके स्कूल में। तो उनका एक ग्रुप मान लो, तो ऐसा ही क्या है ये G20। अब ऐसे देश की ऐसे समूह की बैठक की अगर अध्यक्षता कोई देश कर रहा है, मतलब इन 20 देशों में उस देश का स्थान बहुत मजबूत है कि नहीं। तभी तो आपकी बात चलेगी। तब जब तक आपका एक मजबूत ओहदा नहीं होगा, आपकी पहचान नहीं होगी, लोगों पर आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई सौंप देगा क्या, नहीं सौंपेगा। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो बीजेपी का भी वर्तमान में यही हाल है, और उस समय कांग्रेस का यही हाल था कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस की, और कोई पार्टी थी नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो 1980 में बनी है ना, जनता दल सरकार आई थी 1977 के टाइम पे, है ना, जो कुछ अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक सरकार बनाई, कुछ ही समय तक रुकी, लेकिन प्रभुत्व किसका था, कांग्रेस का। तो यहाँ हमें ये भी देखना है कि वो कौन सा दौर था जब एक ही पार्टी क्या कर रही थी, पूरे देश पर शासन कर रही थी। लगभग पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है वो किसके कंट्रोल में थी, एक ही पार्टी के कंट्रोल में थी, एक ही दल के कंट्रोल में थी। तो इसी दल के बारे में हमें पढ़ना है, और उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई ये भी क्या करना है, हमें देखना है। अब नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास क्या होता है, नियोजन का मतलब क्या होता है, देखो नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, नियोजन का क्या मतलब होता है, प्लानिंग। नियोजन यानी कि यदि आपको मैं कहूं कि आपको 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या करना है, आपको 5 साल बाद आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे 5 साल बाद क्या करना है, मुझे क्या बनना है। जैसे आप क्या हो, आर्ट्स सब्जेक्ट है ना, पॉलिटिकल की बात, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे थे कि आपको क्या करना है, मास्टर्स डिग्री करनी है, या पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स का मतलब ये सीधा सा एमए करना है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स करना है, एमए डिग्री करनी है। तो आप क्या करेंगे, मुझे एमए डिग्री करनी है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसी से या तो नेट देना है या सेट देना है, ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है प्रोफेसर बनना है राजनीति का। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत आज से ही अच्छी मेहनत करें। आप बोलेंगे यार 5 साल बाद मुझे क्या करना है, एक अच्छा ओहदा चाहिए, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसी में चाहिए। तो आप क्या करोगे, उन 5 साल बाद जो आपको लक्ष्य हासिल करने हैं उनके लिए अभी से आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि मुझे 5 साल बाद ये बनना है, तो मुझे कौन सा विषय चुनना है। अगर आपको राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर बनना है तो आप क्या करोगे, अपने जो 10वीं 11वीं 12वीं का विषय है वो राजनीति रखोगे, आपके जो स्नातक या मैं कहूँ जो ग्रेजुएशन का विषय उसमें राजनीति होगा, फिर आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर करोगे उसमें भी आप क्या रखोगे, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान रखोगे, क्योंकि आपने फिक्स कर लिया 5-7 साल पहले कि मुझे इसके बाद ये करना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस का क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है। तो आपने पहले से फिक्स कर लिया और उसके लिए आपने रणनीति बना ली कि मुझे इस साल ये सब्जेक्ट लेना है, फिर पीजी में ये करना है, यूजी में ये करना है, मुझे इस बुक से पढ़ना है, इस प्रोफेसर से गाइडेंस लेनी है, फिर तो कहीं ना कहीं आपने क्या पूरा एक प्लान बना लिया अभी, जो आगे आप 5-7 साल बाद करने वाले हो। तो नियोजन का मतलब ही है कि जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य है ना, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई नीति व नियम, यही क्या है, नियोजन है। कि हमने डिसाइड कर लिया, हमने पहले से निश्चित कर लिया कि हमें क्या करना है, 5 साल बाद हमें ये लक्ष्य हासिल करना है, तो हम आज से ही उसके लिए नीति बनाएंगे ताकि धीरे धीरे समय के साथ हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो ये क्या है, नियोजन है। अब यहाँ क्या है, नियोजित विकास की राजनीति। जैसे नियोजित विकास, जैसे 1951 से क्या आया है ना, अगर हम बात करें 1951 से आया था योजना आयोग, है ना, और ये कब तक रहा, 2017 तक। 2017 में इसको खत्म कर दिया गया और 2017 से कौन आ गया, नीति आयोग आ गया। कौन आ गया, नीति आयोग। तो ये जो योजना आयोग था बच्चों, इसका काम क्या था, इसका सीधा से एक ही काम था कि आगे 5 साल में भारत सरकार को किस क्षेत्र में कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं। जैसे जब भारत आजाद हुआ, हम अभी बात कर रहे थे, भारत की स्थिति बहुत खराब थी, है ना, भारत की स्थिति बहुत खराब थी, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे खनिज हो, चाहे उद्योग धंधे हो, पूरी तरह चौपट था, भूमि बंजर हो चुकी थी। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने लाभ के लिए लगातार क्या किया, व्यापारिक फसलों का उत्पादन करवाया, नगदी फसलें थी तो खेती खराब हो गई, उद्योग धंधे खत्म हो गए। कैसे, क्योंकि जो ब्रिटेन में माल बन के आ रहा था वो भारत में बिक रहा था, तो भारत के जो हथकरघे थे वो नष्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत खराब हो गई। तो अब जो पहली पंचवर्षीय योजना लेकर आया कौन, योजना आयोग लेकर आया कि यार 5 साल में हम क्या करेंगे, हम कृषि का विकास करेंगे, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता क्या, भोजन, है ना, आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी। और भारत के पास उस समय बहुत ही विकराल परिस्थिति थी, क्योंकि भारत का जो कृषि क्षेत्र था वो पूरी तरह से चौपट हो गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार लेकर आई कि हमें कृषि का विकास करना है, अगले 5 साल में हमें कृषि का विकास करना है और हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना है, जो कि हम आज बन चुके हैं। और हमारे भारत में इतना ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है कि हम विदेशों को भी सप्लाई कर रहे हैं, विदेशों को भी बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जो अपने पहले, है ना, योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग, जो हमने पहले प्लानिंग बनाई, जो हमें लक्ष्य बाद में प्राप्त करने थे, उनके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि नहीं, है ना। जैसे आप लोगों को मूवी वूवी जाना हो तो आप पहले से मम्मी को थोड़ा सा मस्का लगाएंगे, बोलेंगे मम्मी यार मेरा अच्छा दोस्त है ना, मैं घूम कर आता हूँ, उस दोस्त की थोड़ी इमेज अच्छी बनाएंगे, इस तरह से फिर धीरे से पैसे वैसे ही मांगेंगे, मम्मी यार दे भी देती है ना। तो इस तरह से मस्का लगाते हैं कि यार 2-3 घंटे बाद मूवी जो जाना है उसके लिए पूरा सेटअप बिठा लो। तो ऐसा ही सेटअप लगभग नियोजन में किया जाता है। फिर आता है भारत के विदेशों से संबंध।
अब अभी वर्तमान में देखें तो भारत के संबंध सारे ही देशों से लगभग बहुत अच्छे हैं। तो भारत के प्रारंभ से जब भारत बना, है ना, भारत बना क्या, जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, तब से लेकर अभी तक वर्तमान तक किस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हुए, किस क्षेत्र में भारत के संबंध किस देश से अच्छे हैं, कहाँ भारत के संबंध थोड़े गड़बड़ाए हैं, जिससे पाकिस्तान और चाइना के साथ तो हमेशा ही, है ना, 36 का आंकड़ा रहता है। अमेरिका के साथ थोड़े संबंध गड़बड़ाते रहते हैं, कभी अच्छे हैं तो कभी बुरे हैं। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये भी देखना है कि भारत के अन्य देशों के साथ संबंध कैसे हैं, विदेशों के साथ कैसे हैं। जैसे भूटान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, नेपाल के साथ थोड़े गड़बड़ाए हुए क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर आता है कांग्रेस प्रणाली और इसमें चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो कांग्रेस तो कब से थी, 1885 से थी। कब से थी, 1885 से जो कांग्रेस थी, और धीरे धीरे वर्तमान तक भी कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रणाली क्या थी उस समय जब भारत आजाद नहीं हुआ, फिर जब भारत आजाद हुआ उस समय और वर्तमान, तो लगभग हमें ये भी देखना है कि कांग्रेस प्रणाली क्या थी, है ना, कैसे कांग्रेस सिस्टम काम कर रहा था, क्योंकि वर्चस्व किसका था, लगभग कांग्रेस का ही था, भारत की आजादी से पहले और भारत की आजादी के कुछ समय बाद तक, अभी कुछ सालों तक भी कांग्रेस का ही वर्चस्व था। फिर उसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी आई, और पुनर्स्थापना, कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे हुई, यानी कि उन चुनौतियों को हरा कर भी कैसे सुधार किए गए, कैसे कांग्रेस की स्थिति को थोड़ा अच्छा बनाया गया। कांग्रेस प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब लोकतंत्र, भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश है कौन, भारत, है ना। तो भारत में हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा क्षेत्रफल, ऐसा देश, है ना, और उस परिस्थिति से निकल गया जब हमें अभी 75 साल हुए आजादी के। तो उस समय लोकतंत्र का संकट था कि कैसे हम, क्या लोकतंत्र अपनाएं, क्या राजतंत्र अपनाएं, या हम कोई और व्यवस्था अपनाएं। तो लोकतंत्र को अपनाना यानी कि पूरी जो प्रभुत्व है किसके हवाले कर देना, जनता के हवाले, यानी कि लोकतंत्र में मुख्य भूमिका में कौन रहती है, जनता ही रहती है। तो ये जो व्यवस्था थी उसका भी संकट कि कैसे हम इस व्यवस्था को अपनाएं, और इस व्यवस्था को अपनाने के साथ ही कौन कौन सी परेशानियां सामने आ सकती है। तो ये भी हमें कहाँ देखना है, अध्याय 6 में देखना है। फिर अध्याय 7, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश बना, भारत का विकास हो रहा था, वैसे वैसे ही क्या हो रहा था, कुछ क्षेत्र अगर विकसित हो रहे थे तो कुछ क्षेत्र क्या हो रहे थे, पिछड़ेपन का शिकार भी हो रहे थे। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां क्या हो रहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। तो कहीं ना कहीं वो जो क्षेत्र थे उनकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही थी। जैसे हम देखते हैं नक्सलवाद, है ना, और क्या देखते हैं हम, मार्क्सवाद। तो ये विचारधारा आई कहाँ से, कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों के जो लोग थे वो विकास की विचारधारा से कैसे हो गए, विचार जो विकास था उसकी मुख्य धारा से कैसे हो गए, दूर रह गए, पिछड़ गए। शासन की जो नीतियां थी या जो उनकी जो इनके विकास के लिए जो योजनाएं थी उनकी पहुंच इन तक हो नहीं पाई ठीक से। तो कहीं ना कहीं ये शासन से रुष्ट भी थे, थोड़े नाराज भी थे, और इनकी जो आकांक्षा थे वो पूरी नहीं हो पा रही। और अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकताएं, उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर कि अलग अलग क्षेत्र जो है उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सके, उनकी जो आधारभूत आवश्यकता है उनको कैसे पूरा, उनका विकास कैसे किया जा सके, और उन क्षेत्र की आकांक्षाएं क्या क्या है क्षेत्रीय समस्याएं, ये भी हमें देखना है। फिर अध्याय 8 जो कहता है भारतीय राजनीति एक नया बदलाव। अब भारतीय राजनीति का पूरा देख लिया तो उसमें बदलाव कैसे आया, कैसे राजनीतिक विचारधारा बदल गई, कैसे पार्टियां बदली, कैसे जो भारत था एक कहीं ना कहीं भारत जो गुलाम था, गुलामी से सीधा लोकतंत्र बन गया, गणतंत्र बन गया। फिर उसमें जो पार्टियां थी, एक दल की सरकार थी, फिर बहुदलीय सरकार आई, फिर कहीं ना कहीं अभी हम वर्तमान में देखते हैं तो बीजेपी जैसी सरकार का प्रभुत्व जो है। तो कहीं ना कहीं फिर से हम अपनी जो व्यवस्था है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसको वापस से एक दलीय होते हुए
देख रहे हैं, बहुत सारे दल हैं, लेकिन प्रभुत्व किसका है? लगभग एक दल का। तो बच्चों, ये आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें आपका कक्षा 12वीं का जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, अगला लेक्चर होगा, उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे आपका अध्याय 1। और अध्याय 1 कौन सा स्टार्ट करेंगे? हम पढ़ेंगे यहाँ से, समकालीन विश्व का या समकालीन विश्व की राजनीति। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।